हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड ये आपके 4th सेमेस्टर का साइंस का नोट्स है एंड इसकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज आई सेड कि हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, एंड जिसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है? किसी पारितंत्र आपका इकोसिस्टम होता है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है ना, वो एक पारितंत्र का निर्माण करता है। तो अगर किसी पारितंत्र में या इकोसिस्टम में पोषण स्तरों मतलब उनके न्यूट्रिशन मतलब जिसको वो खाते हैं, मतलब उनके भोजन स्तरों का आलेखीय निरूपण या चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो एक स्तूप का आकार या पिरामिड मानचित्र प्रदर्शित होता है। मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म को, जीवों को उनके भोजन के स्तर के आधार पर चित्र द्वारा निरूपित करते हैं तो एक पिरामिड बनता है, ठीक है। और जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। सो उत्पादक पिरामिड की आधार की रचना करते हैं। अगर आपने जैविक घटक पढ़ा होगा, ठीक है, तो जैविक घटक में जो भोजन का स्तर होता था कैसे होता था? पहले उत्पादक आते थे। उत्पादक क्या है? आपके प्रोड्यूसर। उत्पादक आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उत्पादक को जो खाता है वो आपका उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में मैंने 3 टाइप्स बताए थे, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो उपभोक्ता में 3 आते हैं आपके। पहले प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो होते हैं जिन पे फीड करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद आते हैं आपके टर्सरी कंज्यूमर, जिन्हें बहुत जो टॉप पे होते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इसके आधार पर अगर इनको रखा जाए तो एक स्तूप की रचना होती है, वी कैन से पिरामिड की रचना होती है, इसलिए इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। एंड जो बेस होता है, जो आधार, ये पिरामिड आपने देखा होगा ऐसे पिरामिड होते हैं, ठीक है। ये जो बेस पे होते हैं आपके उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। उसके बाद आपके आएंगे फर्स्ट, सेकेंडरी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे होते हैं। तो और क्या होता है कि उत्पादक जो होते हैं वो आधार की रचना करते हैं। उसके बाद आपके जो आगे की जो श्रेणियाँ होती हैं, ऊपर का होता है जाके, वो आपके शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होंगे? जो उत्पादक को खाते हैं, जैसे गोट हो गया, आपका डियर हो गया, हिरन वगैरह हो गए, ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए। और उसके बाद जो शाकाहारी को खाते हैं वो मांसाहारी आ जाएंगे, और जो आपके टॉपेस्ट मतलब टॉप पे होंगे वो आपके मांसाहारी आ जाएंगे, मतलब सर्वाहारी आ जाएंगे या मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप वो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? एक पिरामिड है, ठीक है। ये पिरामिड आपको दिख रहा है, इसमें जो बॉटम पे दिख रहा है ये आपके उत्पादक हो जाते हैं। इसको मैंने बताया आपको कि ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ये उत्पादक हो गए। ये आपके आधार की रचना करते हैं एक पिरामिड के। इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार की रचना जो कौन करता है? उत्पादक करता है। उसके बाद हर्बीवोरस आते हैं, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, उपभोक्ता, ठीक है। और ये क्या होते हैं? प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, मतलब प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद इनको जो खाते हैं वो कार्निवोर्स आ जाते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, और जो टॉप पे होगा वो कार्निवोर्स हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ओमनिवोर्स भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो एक पिरामिड की रचना होती है, तो इस पिरामिड को हम इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक है। फिर ओके, फिर उसके बाद पिरामिड के कितने टाइप्स होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका है संख्या का पिरामिड, जिसे पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। देन आपका सेकंड है बायोमास का पिरामिड, जिसे पिरामिड ऑफ बायोमास कहा जाता है। इसके अलग नाम भी है, इसको संख्या का पिरामिड, बायोमास की पिरामिड को जैव भार का भी पिरामिड कहा जाता है।
बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ को हिंदी में जैव कहते हैं। अब मास मतलब भार, तो जैव भार का पिरामिड हो गया। फिर आपका ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो तीनों के नाम आपको याद करने हैं। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका जो मैंने बताया वो नंबर पिरामिड था या पिरामिड ऑफ नंबर। तो संख्या का पिरामिड क्या होता है, इसमें प्राथमिक उत्पादकों जो आपके प्रोड्यूसर है और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। मतलब जो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो नीचे होते हैं, उसके बाद जिनकी जब संख्या घटती जाती है तो वो धीरे धीरे नुकीले होते जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं। समझ आया, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो आधार की रचना करते हैं। तो संख्याओं के आधार पर जो पिरामिड बनता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता हैं, इनकी जो संख्याएं हैं, जितनी उनकी संख्याएं होंगी इस इकोसिस्टम में, इस पारितंत्र में, उसके आधार पर जिस पिरामिड की रचना की जाती है उसको संख्या का पिरामिड कहा जाता है। तो संख्या का पिरामिड जो हो सकते हैं 2 टाइप का हो सकता है। कैसे हो सकता है? 2 टाइप का। संख्या का पिरामिड आपका सीधा भी हो सकता है, ये अपवर्ड पिरामिड या सीधा पिरामिड जिसे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा पिरामिड, मतलब किसका पिरामिड सीधा होता है, किसका इन्वर्टेड होता है ये। फिर उल्टा पिरामिड, जैसे अगर बेस ऊपर चला गया और ये नुकीला वाला आपका नीचे आ जाएगा, तो इस टाइप के 2 पिरामिड बनते हैं, ठीक है। फिर पोषण स्तरों के जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। अगर 1 नंबर की डेफिनेशन में आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादकों या प्रोड्यूसरों की संख्या सबसे अधिक और प्रथम, द्वितीय व तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या कम से कम होती जाती है। जैसे प्लांट्स के ज़्यादा होते हैं, और इस टाइप के जो पिरामिड होते हैं घास के मैदान में देखा गया है। खेत का जो एवं तालाब की जीव संख्या का पिरामिड होता है, मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी अभी आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो संख्या का पिरामिड होता है 2 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट आपका है आपका सीधा पिरामिड, जो आपका होता है अपवर्ड नंबर ऑफ पिरामिड क्या होता है, ये आपने अगर इस तरीके से देखा हो, ये आपका अपवर्ड नंबर का पिरामिड जो सीधा होता है। इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी की जाती है, कमी होती जाती है। जैसे जो आपके बेस पे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वो ऐसे कम 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 ऊपर तक जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो संख्या पिरामिड इस प्रकार के पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा होते हैं तथा जैसे आपने त्रिभुज देखा होगा, ट्रायंगल देखा है, उसी तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। तो अत्यधिक चौड़ा होते हैं तथा शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाते हैं। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जाता है। इस प्रकार का पिरामिड कहाँ होता है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। घास का मैदान मतलब ग्रासलैंड में देखा जाता है, और इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, इक्वेटिक पिरामिड होते हैं, उनमें देखा जाता है। अब ये घास का पिरामिड आप देख सकते हो, ये आपका सीधा पिरामिड है, जो शीर्ष पे घास का ज़्यादा प्रोड्यूसरों की संख्या ज़्यादा होती है, प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो भी ग्रीन प्लांट्स से प्रोड्यूसर है ज़्यादा है। उसके बाद ये शाकाहारी हर्बीवोर्स की संख्या प्लांट से कम होती है। फिर प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या कम होती है। जो सबसे टॉप पे होते हैं उनकी संख्या एकदम कम हो जाती है। तो ये आपका एक घास के मैदान का पिरामिड हो गया। फिर आपने सेकेंड क्या बात की, हमने संख्या की पिरामिड की बात की थी। सेकेंड उल्टा संख्या की पिरामिड, जिसे इन्वर्टेड नंबर ऑफ पिरामिड इंग्लिश में कहा जाता है। ये क्या होता है, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे ये कैसे होता है, ऐसे जाता है, देखिए ऐसे जाता है, ऊपर जाके वृद्धि होती है, उसमें ऊपर कमी होती थी लेकिन इसमें क्या ऊपर जाके अब त्रिभुज उल्टा बनता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पूछ सकता है एग्जाम में कि आपको इस प्रकार का पिरामिड कहाँ मिलता है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतु की संख्या अधिक होती है, ठीक है। कैसे हो सकती है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। यह पिरामिड आधार पर नुकीला, इस पर अधिक चौड़ा होता है, जैसे कि त्रिभुज उल्टा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वनों का पिरामिड है। कहाँ का है, वन का, जंगल का, ठीक है। यहाँ एक प्रोड्यूसर की संख्या कम होती है, जो इन पे फीड करते हैं, इनको खाते हैं, जैसे कीट उट हो गए, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको फीड करने वाले की संख्या बढ़ती रहती है। तो ये प्रकार का इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है ये संख्या का, ठीक है। और इसमें स्पिंडल शेप भी पिरामिड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो
सेम पिरामिड ही है, बस ऊपर जाके जो कार्निवोर्स की संख्या कम हो जाती है, मांसाहारी संख्या कम हो जाती है, तो इसलिए ये स्पिंडल शेप भी बन जाता है। ठीक है, वो है बायोमास का पिरामिड। ठीक है, इसको हम जैव भार का पिरामिड कहते हैं। क्यों जैव भार का पिरामिड कहते हैं, इसको अभी पढ़ के समझ आ जाएगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में खास श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास का पिरामिड प्रयोग किया जाता है। मतलब वो जितना क्षेत्रफल जितना मतलब मान लीजिए कोई जीव है या ऑर्गेनिज्म है, उत्पादक है, कितना क्षेत्रफल वो लेता है, जितना क्षेत्रफल वो ग्रहण करता है, उसका भार, मतलब जितना जब ज़्यादा क्षेत्रफल लेगा तो उसका भार भी तो ज़्यादा होगा। और ये शुष्क भार लिया जाता है, मतलब ड्राई करके जो वेट लिया जाता है वो आता है आपके बायोमास का, वही होता है आपका बायोमास। ठीक है, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। इसमें संख्या नहीं, उसके सकल भार को लिया जाता है कि वो जितना क्षेत्रफल ग्रहण करता है, और उसके शुष्क मतलब उसको ड्राई करके उसका वेट लिया जाता है। ठीक है, बायोमास पिरामिड का निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित करके उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो क्या इसमें है, इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। उसके बाद मापन के आधार पर कि किसका कितना जैव भार है, उसके आधार पर इनको अरेंज किया जाता है, उनको त्रिभुज के में रखा जाता है, पिरामिड में रखा जाता है। बायोमास जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट होती है ग्राम मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो बायोमास का भी पिरामिड दो प्रकार का ही होता है। पहला आपका है अपवर्ड बायोमास का पिरामिड, जिसे सीधा पिरामिड भी कहा जाता है, और स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्र के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर यह लघु पोषण स्तर होता है। बायोमास के पिरामिड में भी क्या होता है, सीधा पिरामिड जब बनता है तो उत्पादकों की जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनका जैव भार सबसे ज़्यादा होता है, वो संख्या में ज़्यादा पाए जाते हैं। एज यू कैन सी इनकी जैव भार ज़्यादा है, उसके बाद इनकी कम है, फिर इनकी कम है, फिर ऊपर जाते जाते ये कम हो जाता है, इसलिए ये सीधा जैव भार का पिरामिड है। इसी तरह हम बात करते हैं उल्टा बायोमास का पिरामिड क्या होता है, या इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड कहाँ पाया जाता है। वो तो ग्रासलैंड में पाया जाता था, ये कहाँ पाया, जलीय पारितंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वहाँ पे ये उल्टा पिरामिड पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जलीय तंत्र पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। ठीक है, जो उत्पादक होते हैं, इसमें क्या है, जो उत्पादक होते हैं उनका जैव भार कम होता है। क्यों, क्योंकि जब नए प्लांट से कुछ भी आते हैं, प्रोड्यूसर नए उत्पादक आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फिर उनकी जगह कोई और आ जाता है, मतलब एक की जगह को दूसरा ग्रहण कर लेता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो इसलिए इनका कम होता है। और इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है, जहाँ पे इनकी जो जैव भार होती है कम होती है उत्पादक की। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके थ्रू समझ सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है कितना है यहाँ पे 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 8 ग्राम पर मीटर, 12 ग्राम, तो इनका जो भार होता है ये ज़्यादा हो जाता है, इनका इनसे कम होता है। फिर ये जो उत्पादक होते हैं इनका कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं, इनका जैव भार बहुत होता है, क्योंकि एक की जगह दूसरा ग्रहण कर लेता है, मतलब एक नष्ट होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तो एक रिप्लेसमेंट करते हैं, तो जैव भार कमी आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा ऊर्जा का पिरामिड, जिसे पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा का किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा इस पिरामिड में, वो हम समझेंगे इसमें। तो यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है, मतलब जितनी ऊर्जा बनती है आपके प्राथमिक उपभोक्ता में, बेस पे, आधार पे, वो किस तरीके से टॉप तक जाती है, मतलब त्रिभुज के ऊपर तक जाती है, पिरामिड के ऊपर तक जाती है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये उल्टा नहीं बनता।
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ईबीएस में कि किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। वो आपका होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर कुछ मात्रा में धीरे में कमी होती है। मतलब धीरे धीरे जो ऊर्जा जो होता है उत्पादक से उपभोक्ता तक जाते जाते वो कम हो जाता है। किस प्रकार कम होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हियर यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, जो आपके नीचे है प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जो एनर्जी आपकी ऊर्जा यहाँ पे 100% ऊर्जा है, ठीक है, 100% ऊर्जा जब प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता में, तो वो उसका 10% ही जाती है, 90% कम हो जाती है। 90% आपका वो कम हो जाता है। जो 90% होता है वो इन्वायरमेंट में एज अ हीट चला जाता है। मतलब जो कन्वर्जन होता है जब, तो ये 90% जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और 10% ही आगे वाले में जा पाता है। अब ये 10% का भी 10% आगे जाएगा। अब 10% का 10% कितना होगा 1%, फिर 1% का ऐसे 0.1%, मतलब ऊपर ऊपर तक जाते जाते वो 10% ही जाएगा। मतलब टोटल जिसका आपका मतलब अभी इसके थ्रू समझते हैं। एक मैंने एक इमेज ऐड की है उसके थ्रू समझते हैं। और इस जब प्रोसेस में क्या होता है, जो सन एनर्जी है ऐड होती रहती है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो ऐड होती रहती है, ठीक है। और जो 90% हीट रिलीज होता है वो इन्वायरमेंट में जाता है। और ये 10% ही एनर्जी क्यों जाती है, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो पूरा खाया नहीं जाता, मतलब सब कुछ नहीं खा सकते ना, कुछ वेस्ट में भी एनर्जी रह जाती है। वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उसमें रह जाती है। इसीलिए 10% ही एनर्जी जाती है प्रत्येक जो लेवल है पोषण स्तर पर, मतलब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उत्पाद, मतलब इनका 10% ऐसे जाता रहता है। और ये जो 10% जाने का जो रूल दिया था, या 10% रूल जो दिया था, 10% नियम, ये 1942 में लिंडमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। ये लिंडमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था कि 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस नियम के अनुसार जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की स्तर की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी हो जाती है। क्या होती है, ऊर्जा जब ऊपर तक जाती है, इसलिए ये सीधा पिरामिड बनता है। क्योंकि ऊर्जा का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो लेवल कम होता जाता रहता है। पहले आधार पे बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद 10% ही जाता है। तो वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% की ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जैसे मैंने पहले बताया, ये लैंडमैन ने दिया था। इसमें 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और 90% जो एनर्जी होती है ख़त्म हो जाती है, 90% एनर्जी नष्ट हो जाती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, मतलब एक डायरेक्शन में ही होता है, जो कि अपवर्ड होता है, यानी सीधा होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड का 10% रूल जो है ये है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास, उत्पादक है, उनके पास 100% एनर्जी है। इनका ये 100% का 90% मतलब 90% एनर्जी नष्ट हो जाती है और 10% एनर्जी जाएगी। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। आप 100 का 10% कैसे निकालेंगे, बाई 10 करके आपका 10%। तो जो 10% एनर्जी है वो आपकी ये उपभोक्ता में जाएगी, हर्बीवोर्स में जाएगी, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। अब ये 10% एनर्जी जब आगे के स्तर पे जाएगी, मान लीजिए इसके पास, यहाँ से समझते हैं, मान लीजिए इसके पास 10% एनर्जी उपभोक्ता के पास, ठीक है। अब इस 10% एनर्जी का 10% जाएगा, 90% नष्ट हो जाएगा। तो 10% एनर्जी का 10% कितना होगा, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 1%। अब इस 10% का 1% गया आपके सेकेंडरी में, मतलब द्वितीयक में जाता है। फिर आपका ऐसे ही जो तृतीयक होते हैं, इसका 1% है आपका, तो 1% का आप 10% कैसे निकालोगे, 1/10 करके, तो कितना आ जाएगा 0.1। तो 0.1 आपका जो है आगे के स्तर पे जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है जूल में हो सकता है, ऊर्जा को कितने जूल में हो सकता है। तो इस तरीके से लिंडमैन ने ये रूल बताया था, ठीक है। ये सब इसी में दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका कुछ और भी एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, प्रोड्यूसर के पास आपका कितना एनर्जी है यहाँ पे 10,000। आप 10,000 का 10% कैसे निकालोगे, बाई 10 करके। मान लीजिए 10,000 है,
इसमें से 10,000 करोगे 10 ऐसे कट जाएगा, तो 1000 एनर्जी जो है आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अब इस 1000 एनर्जी को जब आप नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करोगे अगले स्तर पे, तो ये जो आपकी एनर्जी है ये आपकी 10,000 की 10% कितना हो जाएगी, 100 जूल। फिर इसी तरीके से वो आगे के रूल मतलब आगे के स्तर पे जाती रहती है। तो आपको ये रूल समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपको, ये लेनमान रूल ने दिया था। इसलिए इस जो पिरामिड होता है ये सीधा होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है और अपवर्ड होता है हमेशा, और 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे स्तर पे, जो क्योंकि 90% लेवल जो 90% जो एनर्जी होती है 90% वो ख़त्म हो जाती है, वो एज अ हीट इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। और जो आपका ये सन से एनर्जी है वो परमानेंट जाता रहता है, ये सन से एनर्जी ऐड होती रहती है, ठीक है। एंड ये आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।